नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट रमेश चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर। सीईटी ग्रुप सी का जो हमारे पास ग्रुप 6 है, जिसके अंदर मोस्ट ऑफ जो पोस्ट है वो अकाउंटेंट्स की हैं। अकाउंटेंट्स, ऑडिटर्स वगैरह बहुत सारी पोस्ट इस ग्रुप के अंदर डाली हुई है। इसका जो सिलेबस है ना, वो काफ़ी लंबा चौड़ा इन्होंने दिया हुआ है। बाकी तो फिर भी आपको कहीं ना कहीं से आप कर लोगे, लेकिन कुछ एक कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो बिल्कुल करंट सिनेरियो के हिसाब से हैं, यानी कि जो बुक्स वगैरह में मिलना है ना, काफ़ी मुश्किल हो जाते हैं। तो उनको हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे सबसे पहले बात, आप लोग 11th क्लास के अंदर जाओगे तो आपको ई कॉमर्स मिल जाएगा कि ई कॉमर्स का मतलब क्या होता है, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, लेकिन वो टू द पॉइंट नहीं है, क्योंकि जो सिलेबस में लिखा हुआ है ना, वो थोड़ा अजीब तरीके से लिखा हुआ है, जिससे नॉर्मली अगर आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा क्या कह रहा है। देखिए, हमने इस स्लाइड शो के अंदर या अपने सेशन के अंदर जिन चीज़ों को कवर करा है, वो सिलेबस एक MIS को छोड़ देता हूँ इधर, बाकी सबको मैंने कम्प्लीटली यहाँ पे यूँ कहा जाए कि भी एक कवर करने की कोशिश करी है पूरी पूरी। हम यहाँ पर इस क्लास के अंदर सबसे पहले समझेंगे ई कॉमर्स क्या है। ये तो एक आसान सी चीज़ है। इसके एप्लीकेशन एप्लीकेशन के बारे में हमको ज़्यादा माथापच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एप्लीकेशन हम डे टू डे की लाइफ में यहाँ पे समझते हैं, देखते हैं। इसकी कोई बात नहीं है, ये तो हम क्लास में धीरे धीरे एग्जाम्पल्स के साथ इसको समझते चलेंगे। ई कॉमर्स के जो मॉडल्स हैं, B2B, B2C, C2C, इनको हम समझेंगे। इसके साथ ही जो हमारे पास इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है ना किसी भी बिजनेस के अंदर, उसको समझेंगे, जिसके अंदर TPS है। MIS को मैंने फिलहाल के लिए स्किप कर दिया है, क्योंकि आपकी बुक्स में भी अवेलेबल है। नेक्स्ट फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक यानी कि EDI। ठीक है, EDI इसके ये क्या होता है, इसका मीनिंग हमने कंसिडर करा है, इसके बेनिफिट्स, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स, ठीक है भाई, और इसका इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे डायग्रामेटिकली होगा तो उसको हम फिर कभी करेंगे, लेकिन हाँ, इम्प्लीमेंटेशन आपको है ना मीनिंग से समझ में आ जाएगा कैसे इसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाता है, और इसमें क्या क्या सिक्योरिटी इश्यूज हैं, ठीक है, ई कॉमर्स के दौरान, और एम कॉमर्स क्या है, और ई गवर्नेंस, तो इनको हम यहाँ पे देखेंगे। मोस्टली आपका जो ई कॉमर्स का जो अगर मैं बात करूँ इधर सिलेबस है, तो वो हमने कवर अप कर ही लिया है, ज़्यादा इसमें कुछ बचा नहीं है। तो चलिए बिना देरी करते सबसे पहले शुरू करते हैं। कॉमर्स क्या है? एक बेसिक सी टर्म के अंदर अगर हम देखें कॉमर्स क्या है, तो कॉमर्स क्या है, तो अगर देखो सिंपल भाषा में बात करी जाती है कि कॉमर्स क्या है, तो यहाँ पे कहता है भाई ये कुछ और नहीं बल्कि वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना और बेचना। भाई इनसे रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज होती है ना, वो कॉमर्स कहलाती है। बेसिकली आपने या पिछली क्लासेस में भी हमने आपको पढ़ाया है, वो क्या हमने बताया है कि जो यूँ कहा जाएगा कि बिजनेस होता है, बिजनेस को हम यहाँ पे क्लासिफाई करते हैं इंडस्ट्रीज और कॉमर्स में। अब कॉमर्स को हम क्लासिफाई करते हैं ट्रेड और एक्सलरीज, यानी कि सहायक क्रियाओं में। अब देखिए, नॉर्मल वे में देखा जाए तो कॉमर्स का मतलब क्या है, चीज़ों को खरीदना और बेचना। लेकिन अगर एग्जैक्टली कॉमर्स देखा जाए तो व्यापार, यानी कि चीज़ों को खरीदना बेचना और साथ ही व्यापार की सहायक क्रियाएं, इन सभी को कंबाइंड रूप में हम यहाँ पे कहते हैं कॉमर्स। ठीक है, अब चलिए बिना देरी करते अगली स्लाइड पे चलते हैं। तो ई कॉमर्स का क्या मतलब हुआ? देखिए, ई कॉमर्स को मोटे तौर पर एक इंटरनेट जैसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का यूज करके वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना है। अब देखो, यहाँ पर माध्यम, ये क्या कहा, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम। अब चीजों को बेचना है, खरीदना है, तो उनको यहाँ पे कुछ ना कुछ और एक्स्ट्रा सर्विसेज चाहिए ना, है ना, एक्स्ट्रा सर्विस चाहिए। और उन्हीं एक्स्ट्रा सर्विसेज को हमने व्यवसाय की सहायक क्रिया के रूप में समझा। सहायक क्रिया, समझा कि नहीं समझा? जी हाँ। और इसीलिए तो ट्रेड यानी कि वस्तुओं का लेन देन और साथ में उसको ट्रेड को इजी बनाने के लिए की जाने वाली एक्टिविटीज। तो इलेक्ट्रॉनिक जो माध्यम है ना, वो यही इन्हीं सहायक क्रियाओं का एक यूं कहा जाए इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है भाई, जिसके अंदर हम वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने और बेचने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित करते हैं, किसको, ई कॉमर्स को। ठीक है सर। इसे EDI, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आदि का यूज करके हम जो है व्यावसायिक जानकारियों के कागज रहित आदान प्रदान के रूप में भी इसको जाना जा सकता है। ई कॉमर्स का मतलब क्या है? ई कॉमर्स का मतलब कहता है EID, ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर आदि का यूज करके जो बिजनेस की जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो पेपरलेस इन्फॉर्मेशन है, उनको एक दूसरे के साथ कन्वे करने का जो प्रोसेस है, उसी को ई कॉमर्स भी यहाँ पे कहा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल वे में पहले हमने पढ़ा कि ये सिर्फ और सिर्फ वस्तुओं का लेन देन हमारे पास कॉमर्स है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि वस्तुओं के लेन देन के अलावा इसमें सहायक क्रियाएं भी शामिल हैं, और उन्हीं सहायक क्रियाओं को हम ई कॉमर्स के रूप में समझ समझ सकते हैं। ठीक है, देखो, बिजनेस को इन्फॉर्मेशन चाहिए, कहाँ से मिलेगी? EID से, EDI से, ईमेल से,
पैसा लेन-देन करना है तो वो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र की मदद से हो पाएगा। आजकल तो यूपीआई वॉलेट वगैरह बहुत सारे तरीके आ चुके हैं। तो ये सब के सब हमारे पास किसमें ई-कॉमर्स में कंसीडर करे जा सकते हैं। नेक्स्ट कहते हैं ट्रेडिशनल कॉमर्स में और ई-कॉमर्स में अगर हम यहाँ पे अंतर को देखा जाए तो मेरे ख्याल से कि भी ई-कॉमर्स का मतलब है समझ को सारा का सारा काम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगा। अब ट्रेडिशनल कॉमर्स के कुछ फीचर्स या कुछ यूँ कहा जाए बातें हैं, उनको अगर आप देखोगे ध्यान से तो आप इसका अंतर समझ पाओगे, खुद ही कर पाओगे क्योंकि मीनिंग हमने यहाँ पे क्लियर कर दी ई-कॉमर्स क्या है। अब ट्रेडिशनल कॉमर्स को हम समझाते हैं। कहते हैं कि व्यक्तिगत बातचीत के माध्यम से प्रोडक्ट्स को और सर्विसेज को यूँ कहा जाए कि भी आदान-प्रदान पर केंद्रित है। यानी कि इसके अंदर भाई पर्सन ए और पर्सन बी आमने-सामने बैठते हैं, ठीक है? एक-दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं और वस्तुओं और सेवाओं के लेन-देन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। क्लियर है? यही काम आजकल इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होता है। नेक्स्ट जो पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल कॉमर्स होता है, उसमें जो है घंटों यानी कि भी दिन का काफ़ी समय तक ही ये सीमित होता है। जैसे कि भी 9 टू 5 नॉर्मली ऑफिस का जो टाइम होता है उसको यहाँ पे कंसीडर करा जा सकता है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक तरीके से देखा जाए तो ये 24/7 अवेलेबल है। आप रात के 12 बजे भी कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट खोल के वहाँ पे अपने बिज़नेस का या अपनी चीज़ों को खरीद-फ़रोख्त कर सकते हो। पारंपरिक यानी कि ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर आमने-सामने ग्राहक संपर्क का जो कहा जाए कि भी इन्वॉल्वमेंट होता है, ग्राहक और जो हमारे पास ओनर होता है उसका आमने-सामने यहाँ पे क्या होता है बातचीत होती है। लेकिन ई-कॉमर्स में ऐसा नहीं है और एक दूसरे का आमने-सामने होना ज़रूरी नहीं है। यह एक विशेष भौगोलिक स्थान तक ही सीमित होता है। देखिए जो हमारे पास ट्रेडिशनल कॉमर्स होता है ना, तो वो तो एक स्पेसिफिक एरिया तक ही सीमित है, एक जियोग्राफिकल एरिया तक ही सीमित है। लेकिन ई-कॉमर्स वो तो ऑल ओवर द वर्ल्ड है भाई, आप अपने घर पे बैठे किसी भी देश से सामान मंगवा सकते हो। भुगतान के तरीके, तो भुगतान करने का जो एक ट्रेडिशनल कॉमर्स के अंदर था, ट्रेडिशनल बिज़नेस के अंदर तो या तो नकद दे सकते थे, आप चेक दे सकते थे, क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते थे, सीधा फिज़िकली जाके पहले ऐसा ही था। लेकिन आजकल तो हमारे पास यूपीआई, वॉलेट और बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम आ चुके हैं कि आप घर बैठे ही पेमेंट कर सकते हो, आपको वहाँ पे जाने की भी ज़रूरत नहीं है। वस्तुओं और सेवाओं की डिलीवरी तुरंत होती है। ट्रेडिशनल कॉमर्स में ऐसा ही है भाई, आप जैसे ही पेमेंट करी आपको सामान मिल गया। लेकिन ई-कॉमर्स के अंदर थोड़ा-सा टाइम लगता है, आपको 1-2 दिन का वेट करना होता है, तभी आपको यहाँ पर सामान मिल सकता है। ठीक है? और इसका दायरा यानी कि जो हमारे पास ट्रेडिशनल कॉमर्स है, इसका जो दायरा है ना वो सीमित है और ये स्थानीय लेवल का होता है। जबकि ई-कॉमर्स नेशनल और इंटरनेशनल सभी का होता है। तो एक कंपैरिज़न आपको यहाँ पे पता लग गया होगा कि ई-कॉमर्स में और ट्रेडिशनल कॉमर्स में अंतर क्या है। सवाल क्या हो सकता है यहाँ से? यहाँ से वो पूछ सकता है आपसे कि भी फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच इज़ द फीचर ऑफ ट्रेडिशनल कॉमर्स या व्हिच इज़ नॉट द फीचर ऑफ ट्रेडिशनल कॉमर्स या व्हिच इज़ नॉट द फीचर ऑफ ई-कॉमर्स या व्हिच इज़ द फीचर ऑफ ई-कॉमर्स। इस तरीके का सवाल हमको यहाँ पे पूछा जा सकता है। ठीक है? इसके अलावा अब ई-कॉमर्स के कुछ फ़ायदे की बात करता है सर। सबसे पहला देखो मीनिंग में भी हमने यहाँ पे देखा और उसके बाद जो कंपैरिज़न किया था वहाँ पे भी समझने की कोशिश करी और यहाँ पे भी कहता है देखो ग्लोबल स्कोप है सर। जो ई-कॉमर्स है ना उसका जो स्कोप है ना वो वाइडर है सर, ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र है सर। सब कुछ इलेक्ट्रॉनिकली होता है सर। आप अपने घर पे लैपटॉप पे बैठे हो, मोबाइल पे आप देख रहे हो, कोई भी चीज़ ऑर्डर कर सकते हो। कॉस्ट सेविंग, आपको जाने-आने की दिक्कत नहीं है सर, लागत में काफ़ी पैसे की बचत हो जाती है, काफ़ी कॉस्ट में कमी आ जाती है। एनी टाइम शॉपिंग 24/7 अवेलेबल है सर, 24/7 दिन के 24 घंटे, हफ्ते के सातों दिन ये अवेलेबल है, कभी भी आप कर सकते हो। नो इंटरमीडियरीज़, भई यानी कि आपने सीधा प्रोडक्ट खरीदना है तो कोई मिडलमैन की ज़रूरत नहीं है अब आपको, कोई एजेंट्स वगैरह के पास नहीं जाना। नेक्स्ट पब्लिक सर्विस, जी हाँ, सार्वजनिक सेवाएँ आजकल ई-कॉमर्स के माध्यम से मिलती हैं। कैसे? रेलवे टिकट खरीदना है, रेलवे स्टेशन जाते हो क्या? नहीं सर, जाते तो हैं लेकिन नहीं, ज़्यादातर जब आप रिज़र्वेशन वगैरह कराते हो तो रेलवे स्टेशन नहीं जाते, आप अपने पास के ही किसी कंप्यूटर सेंटर पे जाके वहाँ से करा लेते हो या खुद से भी कर लेते हो, ठीक है? तो ये सब के सब जो सार्वजनिक पब्लिक सर्विसेज़ हैं ना वो सब आजकल जो गवर्नमेंट है वो भी तो इसी को अपना रही है धीरे-धीरे। अब कहते हैं ई-कॉमर्स के लिमिटेशंस की बात कर रहे हैं सर, सबसे पहला सेटअप कॉस्ट, सर इसको सेटअप करने की कॉस्ट है ना वो बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है? ये सबसे पहले इसकी लिमिटेशन मान लो, इसकी यूँ कहा जाए कि डीमेरिट्स मान लो, जो भी मर्ज़ी आपकी वो मान सकते हो आप। यहाँ पे सेटअप कॉस्ट कहीं ज़्यादा होती है। फिर नो फिज़िकल प्रेज़ेंस, इसका कोई भौतिक अब अस्तित्व तो होता नहीं सर कि भई ई-कॉमर्स कहाँ है? बोले कहीं नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ फिज़िकली प्रेज़ेंस नहीं होता सर। ये बस हाँ है, ये सभी को है, ऑनलाइन अवेलेबल है। इंटरनेट के थ्रू इसको यूँ कहा जाए कि भी एक्सेस किया जा सकता है।
सिक्योरिटी कंसर्न्स, तो जी हाँ, अगर मान लीजिए आपके पास टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट नहीं है तो यहाँ पर आपको सिक्योरिटी कंसर्न्स होने वाले हैं, क्योंकि आपकी जो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है वो ओपन डोमेन में जा सकती हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान में रखने वाली बात होती है। और फिर यहाँ पे गुड्स डिलीवरी कंसर्न, माल आपके पास आएगा कि नहीं आएगा, माल के आने से रिलेटेड जो हमारे पास कंसर्न्स हैं ना वो कहीं ज़्यादा होते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि फ्लिपकार्ट से कोई सामान मंगवाया तो वहाँ से कोई सामान में हेरफेर हो गया है, या ज़्यादातर हमारे जो ई कॉमर्स कंपनी से जुड़े जो सेलर होते हैं ना उनकी बड़ी परेशानी होती है भाई, क्योंकि सेलर्स ने माल बेचा, कस्टमर ने वापस करा तो सेलर के पास वो चीज़ पहुंचती ही नहीं कई बार। वहाँ पे बीच में जो पता नहीं कहाँ पे किस लेवल पे वो चीज़ें बदल दी जाती हैं। ठीक है, तो सेलर ने बेचा था बैट, उसके पास पहुंच गया बाद में क्या, उसके पास पहुंच गया तौलिया। टेलर को रिटर्न में मिल रहा है तौलिया, उसने बेचा था बैट, अब वो लटका रहता है फिर। ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और ये कस्टमर्स के साथ भी होता है। कस्टमर्स ने कोई चीज़ कई बार मंगवाई कुछ और होती है, पहुंच जाती है कुछ और होती। तो ये माल के डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड जो डिलीवरी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है ना वो यहाँ पे बहुत देखने को मिलती है। अब कहते हैं टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स के बारे में बात करता है यहाँ पे। सिक्योरिटी कंसर्न्स जो हमारे पास सिलेबस के अंदर मौजूद था, सिलेबस के अंदर देख लीजिए आप क्या क्या मौजूद था हमारे पास। ये कहता है कि भी इलेक्ट्रॉनिक डाटा ट्रांसफर में इसके अंदर जो सिक्योरिटी इश्यूज इन ई कॉमर्स, ठीक है, ये सिक्योरिटी इश्यूज है ना, ये हमारे पास इसी चीज़ को लेते हैं भी माल का लाने में आने में, या हमारी पब्लिक इन्फॉर्मेशन सॉरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में जाने की जो प्रॉब्लम्स है ना वो सारे के सारे इसी के अंदर है। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल है यार, जितना आप देख सकते हो यूज़ कर रहे हो आप आजकल आप इलेक्ट्रॉनिक मीडियम्स को, तो आपकी जो सिक्योरिटी कंसर्न्स है वो कितना है, कितनी बार आपको ऐसे लेक्चर या कितने सेशन या न्यूज़ रिपोर्टिंग देखने को मिलती हैं कि आपके जो है कि भी फ़ोटोज़ को पब्लिक डोमेन में मत डालो, क्योंकि उस पे डीप फेक वीडियोज़ क्रिएट करी जा सकती हैं। ठीक है, आपका बहुत सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पे देखने को मिलती है। अब कहते हैं टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, ई कॉमर्स के जो तरीके प्रकार की बात करता है, प्रकार, तो यहाँ पे देखिए हमने पहले भी अपनी क्लासेस के अंदर जिक्र करा इन चीज़ों का, लेकिन सबसे पहले हमारे पास आया था B2C यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर। हमारे पास ई कॉमर्स, इसके अंदर क्या होता है कि भी जो आपका बिजनेसमैन है ना वो डायरेक्टली उसको बायर को ही सीधा सीधा चीज़ें बेचता है। ठीक है, यहाँ पे बिजनेस टू बिजनेस, एक व्यवसाय दूसरे व्यवसाय से बिजनेस डील कर रहा है। फिर यहाँ पे कंज्यूमर टू कंज्यूमर, एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर के साथ डीलिंग कर रहा है। और कंज्यूमर टू बिजनेस, भाई एक उपभोक्ता से व्यवसाय को, एक उपभोक्ता से व्यवसाय को यहाँ पर चीजें मिल रही हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात करो सर उपभोक्ता से उपभोक्ता, ये समझ में नहीं आया, चलो ये भी समझ में आया व्यवसाय से उसको मिलता है, ये भी समझ में आया सर, और ये उपभोक्ता से व्यवसाय ये भी हमारे पास समझ में आया सर। लेकिन ये उपभोक्ता से उपभोक्ता तो आपने OLX नाम की एक वेबसाइट का नाम सुना होगा, एक एप्लीकेशन का नाम सुना होगा, OLX बेच दे, यानी कि पुरानी चीज़ हो, पुरानी किताबें, पुराना फर्नीचर, कोई भी आई यहाँ पे एक पर्सन अगर बेचना चाह रहा है तो वो OLX के थ्रू बेच सकता है ऑनलाइन। तो इस कॉमर्स को हम यहाँ पर कस्टमर टू कस्टमर कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक भी आपको पल्ले पड़ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है फ्रेज या फेजेस ऑफ ट्रेड साइकिल। जो हमारे पास ट्रेड साइकिल है ना सर, देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ट्रेड कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो कहता है व्यापार का साइकिल, तो एक तो हमारे पास बिक्री से पहले, पूर्व बिक्री यानी कि प्री सेल, फिर बिक्री के दौरान हमारे पास जो एग्जीक्यूशन हो रहा है, कार्यान्वयन हो रहा है, और फिर आपके पास आपस में सेटलमेंट हो रही है लेन-देन को लेकर, और फिर आफ्टर सेल सर्विसेज की बात करते हैं। तो ये हमारे पास 4 इसके अंदर फेजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, कितने फेजेस हैं, 4 ऑप्शन में आ जाएगा। कहते हैं ट्रेड साइकिल के जो फेजेस हैं वो कितने हैं, तो ऑप्शन में आपको 1 2 3 4, तो 4 इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या था, पेमेंट मोड। पेमेंट कितने तरीके से किया जा सकता है, जैसे भी क्रेडिट कार्ड तो पहले भी था, डेबिट कार्ड भी था, आजकल हमारे पास क्या है, क्रेडिट कार्ड, मोबाइल पेमेंट्स आ गई हैं, ई वॉलेट्स आ गए हैं, बैंक रेफरेंस आ गए हैं, UPI आ गया है। ठीक है, एटसेट्रा। हमारे पास आज पेमेंट करने के बहुत सारे तरीके हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर में हमारी हेल्प करते हैं। नेक्स्ट, अब बात करते हैं एम कॉमर्स क्या होता है। देखिए मोबाइल कॉमर्स इसको नाम दिया गया, जैसे ई कॉमर्स है वैसे ही। देखिए पहले एंड्रॉयड फ़ोन्स का ज़माना नहीं था, मोस्टली जो भी लेन देन होता था वो इलेक्ट्रॉनिक यानी कि कंप्यूटर लैपटॉप की हेल्प से ही हो पाते थे। धीरे धीरे इकोनॉमी के अंदर चेंजेस आने शुरू हो गए, मोबाइल फ़ोन्स है ना वो स्मार्ट होते चले गए। क्या होते चले गए, स्मार्ट होते चले गए। इंसान तो खैर बेवकूफ़ होता चला गया, मानते हैं हम इस बात को, लेकिन फ़ोन स्मार्ट होते चले गए। अब आप देख सकते हो कितने सारे जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जो कि क्या कर रही हैं, अपनी अपनी उन्होंने एप्लीकेशंस लॉन्च कर दी। क्या कर दी,
एप्लीकेशंस, जैसे कि भी मिंत्रा है, हमारे पास अमेज़न है, हमारे पास फ्लिपकार्ट है, इन सब की खुद की एप्लीकेशन है कि नहीं? आप कहोगे यस सर एप्लीकेशंस हैं। यस सर बिल्कुल है, इनकी एप्लीकेशंस हैं हमारे पास, इनको हम डेली बेसिस में यूज़ करते हैं, ठीक है, इनकी वेबसाइट्स भी हैं। हाँ, तो कहना क्या चाह रहे हो सर? कहते हैं भाई, पहले जो काम सारा कंप्यूटर और इंटरनेट की हेल्प से होता था, आजकल वो इंटरनेट और मोबाइल की हेल्प से होने लगा। ठीक है, यानी कि जो व्यावसायिक लेन-देन थी, बिज़नेस ट्रांज़ैक्शंस थी, वो मोबाइल के थ्रू जब होती है ना, तो उनको मोबाइल कॉमर्स या एम कॉमर्स कहते हैं। बस ई का हटा के एम कर देना है, ठीक है? तो यह स्मार्टफ़ोन और टैबलेट जैसे वायरलेस हैंडल्ड उपकरणों के माध्यम से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद और बिक्री है। यह उपयोगकर्ता को डेस्कटॉप कंप्यूटर का उपयोग किए बिना ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफ़ॉर्म तक पहुँचाने में सक्षम है। एम कॉमर्स के कुछ अनुप्रयोग या कुछ यूजेस हमारे पास है, कहते हैं मोबाइल बैंकिंग आपके सामने है, टिकट बुकिंग, ई बिल भुगतान, ऑनलाइन नीलामी यानी कि ऑनलाइन जो आपकी क्या बोलते हैं उसको, ऑक्शंस की बात करते हैं, शेयर मार्केट में आपके पास कितने सारे ट्रेडिंग एप्लीकेशंस मौजूद हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी हमारे पास, जैसे कि मैंने मिंत्रा फ्लिपकार्ट के एग्जांपल में दे चुका हूँ आपको, तो ये सब के सब हमारे पास क्या है, एम कॉमर्स। सवाल आ गया, बट फ्रॉम द फॉलोइंग विच इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एम कॉमर्स, ठीक है, निम्न में से एम कॉमर्स का मतलब क्या है? तो आप सीधा सीधा कह सकते हो कि ऑनलाइन सेलिंग एंड परचेजिंग थ्रू द मोबाइल, बस सीधा सा पता है भाई। नेक्स्ट, अब आता है ईडीआई। ईडीआई क्या होता है? ठीक है, क्योंकि हमने सिलेबस में भी देखा था ईडीआई अवेलेबल है, तो इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज क्या होता है इसके अंदर? तो ईडीआई एक मानकीकृत प्रारूप का उपयोग करके व्यावसायिक जानकारी का इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान है। एक प्रक्रिया जो कंपनी को कागज की बजाय इलेक्ट्रॉनिक रूप से दूसरी कंपनी को जानकारी भेजने की अनुमति देता है। ध्यान में रख लेना, यहाँ पे कंपनी वन टू कंपनी टू, इसको कंपनी टू कस्टमर भी कह सकते हो, कंपनी टू कंपनी भी कह सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉनिक रूप से व्यवसाय करने वाली व्यवसायी संस्थाओं में ट्रेडिंग पार्टनर इनको कहा जाता है। ईडीआई को क्या कहा जाता है? ट्रेडिंग पार्टनर, ठीक है। नेक्स्ट, ईडीआई का उपयोग करके कई व्यावसायिक दस्तावेजों का आदान प्रदान किया जा सकता है। जो दो सबसे आम दस्तावेज जैसे कि भी आदेश और चालान, यानी कि हमारे पास ऑर्डर्स कह सकते हो या इनवॉइस कह सकते हो, ठीक है, चालान, इनवॉइस, यह दूर संचार के माध्यम से या इलेक्ट्रॉनिक भंडारण मीडिया पर भौतिक रूप से परिवहन किए गए कड़ाई से प्रारूपित दस्तावेजों को कंप्यूटर से कंप्यूटर आदान प्रदान करता है। समझ नहीं आ रहा है सर यहाँ पे कहना क्या चाह रहा है? तो यहाँ पे कह रहा है कि भी बिजनेस का जब बाहरी लोगों से लिंक बनाना हो, ठीक है, तो उनके बीच में जो इंफॉर्मेशन कन्वे हो रही होती है ना, ठीक है, आउटर पर्सनैलिटी के, तो उनके बीच में जिस मेथड का इस्तेमाल करा उसको इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज कहा जाता है। क्लियर है? अच्छा सर, यानी कि बिजनेस के अंदर ही जो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, लेन-देन हो रही है, जो इन्फॉर्मेशन कन्वे करी जा रही है, उसके लिए तो अलग मेथड होगा। लेकिन बिजनेस से बाहर के लोगों के साथ जब चीजें शेयर करी जा रही हैं, तो वहां पर अलग चीज होगी। बोले जी हाँ। यानी कि आप ई-कॉमर्स वेबसाइट्स पे जाते हो, ठीक है? अब अमेज़न की वेबसाइट है, अमेज़न ने खुद बनाई है क्या? नहीं सर, अमेज़न का काम तो सिर्फ़ और सिर्फ़ माल बेचना है। अब उसका इलेक्ट्रॉनिक जो इन्फॉर्मेशन उसको कौन शेयर कर रहा है? आप अमेज़न की वेबसाइट पे जा रहे हो, आप अमेज़न की एप्लीकेशन पे जा रहे हो, वो एप्लीकेशन अमेज़न ने खुद बनाई क्या? वो वेबसाइट अमेज़न ने खुद बनाई क्या? क्या उस एप्लीकेशन को कंट्रोल करने का काम अमेज़न खुद करता है क्या? क्या उस एप्लीकेशन में जो भी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है वो अमेज़न खुद डालता है क्या? जी नहीं। वो एक आउटर पर्सन से हेल्प लेता है, यानी कि ईडीआई इज द मिडल मैन बिटवीन एन ई कॉमर्स कंपनी टू द सेकंड ई कॉमर्स कंपनी और द पर्सन और द बायर। ठीक है भाई, ये हमारे पास एक मेथड है, एक सिस्टम है, जिसके थ्रू एक कंपनी दूसरी कंपनी या ग्राहक के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर सकती है। ग्राहक अपनी इंफॉर्मेशन इनको दे सकता है और कंपनी इनको अपनी इंफॉर्मेशन दे सकती है, सिंपल मतलब में देखा जाए तो। अच्छा सर, इसके कंपोनेंट्स कौन से होते हैं सर? तो देखिए, ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट की बात यहाँ पे कह रहा है, ट्रेड कॉन्ट्रैक्ट होता है। फिर हमारे पास स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है सर। फिर हमारे पास अनुवादक यानी कि ट्रांसलेटर कह सकते हो या मैपर कह सकते हो, ठीक है, इसको मानचित्रकार यहाँ पे लिख दिया, मैपर। मैपर का मतलब होता है चीज़ों को इंटरप्रेट करने वाला। फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की बात करता है सर, ठीक है।
कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर की बात करता है, फिर यहाँ पे कम्युनिकेशन नेटवर्क की बात कर रहा है, फिर मॉडेम, फिर वैन, ठीक है, और फिर पॉइंट टू पॉइंट लिंक। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ ईडीआई। अब ट्रेड एग्रीमेंट की क्या बात करता है सर? तो देखिए हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम मान लीजिए कंपनी ए है, कंपनी ए कस्टमर वन, कस्टमर टू, कस्टमर थ्री, कस्टमर थ्री के साथ बात करना चाहती है, तो इन सभी से वो डायरेक्टली लिंक करेगी। तो कैसे करेगी? तो कहते हैं वो एक सिस्टम को अपनाएगी, ठीक है। किसको अपनाएगी? वो एक सिस्टम को अपनाएगी जिसके अंदर ये सब कनेक्टेड होंगे, और इस सिस्टम को वो क्या करेगी, वो एक आउटर हेल्प लेगी, एक दूसरी पर्सन की हेल्प लेगी जो इस पूरे सिस्टम को मैनेज कर रहा होगा। इनके बीच में या इनके बीच में सबसे पहली बात होती है ट्रेड एग्रीमेंट होता है, ठीक है। फिर यहाँ पे स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट्स होते हैं, स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है वगैरह वगैरह। फिर कहता है कि भाई इसको इन्फॉर्मेशन समझनी है और इसको भी इन्फॉर्मेशन समझनी है, तो ये जो इन्फॉर्मेशन यहाँ से दे रहा है इसमें से प्रोसेस होके इनके पास आ रही है। तो बीच में हमारे पास कहते हैं एक कंपोनेंट होता है मैपर, यानी कि जो इनकी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके इनको समझाए और इनकी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करके इनको समझाए। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर होता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क इंटरनेट की बात कर रहे हैं, वो यूँ कहा जाए कि भी हमारे पास मॉडेम के थ्रू हो सकता है, वैन के थ्रू हो सकता है, और पॉइंट टू पॉइंट लिंक, ये हमारे पास एक लिहाज से इंटरनेट की बात कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे सवाल क्या आएगा? सवाल आएगा विच इज द कंपोनेंट ऑफ ईडीआई या विच इज नॉट द कंपोनेंट ऑफ ईडीआई, या फिर कह सकता है स्टेटमेंट के रूप में आपको दे देगा स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट इज द कंपोनेंट ऑफ ईडीआई, ठीक है। देर आर सो मेनी कंपोनेंट्स वगैरह वगैरह, एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा होती है और आप इजीली इन क्वेश्चंस को कवर अप कर सकते हो अगर आपने ढंग से इनको पढ़ा है तो, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं ईडीआई की इंपॉर्टेंस की। इसके फायदे क्या हुए सर ईडीआई से? सबसे पहले तो भाई इम्प्रूव ऑपरेशनल इफिशियंसी, यानी कि जो बिजनेस होते हैं जो ईडीआई को एक्सेप्ट कर रहे हैं तो उनकी जो परिचालन क्षमता है ना उसमें काफ़ी सुधार हुआ है। यानी कि पहले की तुलना में उनके ऑर्डर अब कम अटकते हैं, उनका जो यूँ कहा जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है वो पहले से ज़्यादा बढ़िया फ्लो में जाती है, ठीक है। फिर यहाँ पे कहता है कि भी फ्यूअर, यानी कि कम त्रुटियां, गलतियां ना के बराबर होती हैं, गलती नहीं होती है, ठीक है। गलतियां नहीं होती, यानी कि एक ऑर्डर बी के पास पहुंच गया, बी का ऑर्डर ए के पास, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल एक सीक्वेंस में, एक प्रॉपर वे में, एक बढ़िया तरीके से काम यहाँ पे हो रहा होता है। फ्यूअर एरर्स होती हैं। उसके बाद इंक्रीज्ड एक्यूरेसी, यानी कि अधिक सटीकता, कहीं ज़्यादा एक्यूरेसी अब आप देखने को मिलती है। फिर यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है ना उसके ऊपर रेट ऑफ रिटर्न या रेट ऑफ हमारे पास रिटर्न जो है ना वो बढ़ा हुआ है पहले के कंपैरिजन में। क्यों? देखो आपकी एक्सपेंसेस कम हो गए, जहाँ पे आपको फिजिकल ऑफिस खोलने की जरूरत थी हर एरिया के अंदर के भी आपसे यहाँ पे ग्राहक सीधे आके मिले, आपका वो ऑफिस नहीं खोलने, तो आपके ऑपरेशनल कॉस्ट है ना वो काफ़ी ज़्यादा हद तक कम हो जाती है, जिससे ओवरऑल आपका जो रिटर्न है ना कम इन्वेस्टमेंट पर भी आपको रिटर्न कहीं ना कहीं ज़्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर यहाँ पे इन्हांस्ड ट्रांसपेरेंटी, तो अधिक पारदर्शिता। भाई अगर मान लो एक कस्टमर है, उसने कोई सामान मंगवाना है, या एक कंपनी है उसने किसी कस्टमर, तो यहाँ पे मिडिल मैन ज़्यादा नहीं होते, तो ट्रांसपेरेंसी होती है। जैसे कि मैं अगर अमेजोन से, मैं अगर फ्लिपकार्ट से कोई ऑर्डर प्लेस करता हूँ तो वो मुझे बताएंगे मेरा पार्सल कहाँ से निकल लिया, कहाँ पर पहुँचा है, कितने बजे तक मेरे पास होगा, मुझे उसकी पल पल की इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती रहेगी। और नेक्स्ट हमारे पास वो कहता है रिडक्शन इन्वेंट्री कॉस्ट, इन्वेंट्री की कॉस्ट में भी हमको यहाँ पर क्या करने का कमी देखने को मिलती है, ठीक है। इन्वेंट्री कॉस्ट में यानी कि स्टॉक में बहुत ज़्यादा माल लगाने की ज़रूरत नहीं होती ओवरऑल स्टॉक की, क्योंकि अगर मान लीजिए कि भी आप फिजिकली वर्क करते हो ना तो आपको बहुत सारी जगहों पर अपने जो है कि भी गोदाम्स बनाने पड़ेंगे, आपको बहुत सारी जगह पर अलग अलग स्टॉक रखना पड़ेगा, अलग अलग एरियाज में अलग अलग गोदाम बनाने पड़ेंगे, वेयर हाउस बनाने पड़ेंगे, तो उससे आपकी कॉस्ट ओवरऑल बढ़ेगी। लेकिन सब कुछ जब सेंट्रलाइज्ड है, सब कुछ जब आप ही के पास एक ही जगह पे अवेलेबल है, तो आप बस एक जगह पे अपना गोदाम बनाओगे, तो इससे आपकी ओवरऑल जो इन्वेंट्री कॉस्ट है ना वो कम होगी कि नहीं होगी? वो बिल्कुल कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात करते हैं टीपीएस। देखिए हमने ईडीआई की बात करी थी, अब यहाँ पे बात करें टीपीएस। तो मैंने आपको बताया था बिजनेस बिजनेस से आउटर पर्सनैलिटी के साथ जब डीलिंग हो रही है तो वो ईडीआई के थ्रू हो रही होती है, लेकिन जब बिजनेस के अंदर ही इंफॉर्मेशन कन्वे करी जा रही है तो वहां पर इनको हम यहाँ पे मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के रूप में भी समझते हैं। सिंपली इंफॉर्मेशन सिस्टम तो अलग अलग होता है, एक टीपीएस होता है हमारे पास, एक होता है हमारे पास एमआईएस, ठीक है। इसका भी इस्तेमाल किया जाता है और इसका भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ध्यान दी टीपीएस क्या होता है, तो टीपीएस की जो फुल फॉर्म हमारे पास है ट्रांजैक्शंस प्रोसेसिंग सिस्टम,
ठीक है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम क्या कहता है? तो लेन देन जो है प्रसंस्करण, इसको संसाधन करना कह लो या प्रोसेस करना कह लो, प्रणाली का अर्थ है कि भी सूचना जो है कि यूं कहा जाए प्रोसेसिंग सिस्टम से है, जो व्यवसाय के भीतर होने वाले सभी लेन देनों को प्रोसेस करती है। ऐसे लेन देनों में या जो लेन देन का डाटा है उसको प्रोसेस संशोधित करना, संग्रह करना, उसको फिर से रिट्राइव करना, ये सब इसमें शामिल है। एक टीपीएस अत्यधिक सुसंगत, कुशल और भरोसेमंद टेक्निक है। यह वही प्रणाली है जिसका उपयोग ऑनलाइन व्यवसाय या ई कॉमर्स के लिए करते हैं। भाई, आपने एक चीज नोटिस करी होगी। अगर बात करूं, आपने ऐड टू कार्ट आपके पास है ना, जैसे ही इंफॉर्मेशन होगी या आपने कोई सी वेबसाइट पे गए तो आपके पास उसके एडवर्टीजमेंट्स आना शुरू हो जाते हैं। क्या ये एडवर्टीजमेंट आपको कौन भेजता है? गूगल भेजता है क्या? गूगल भेजता है, लेकिन गूगल वो एडवर्टीजमेंट, वो इन्फॉर्मेशन उस पर्टिकुलर कंपनी को भेजता है। भाई ठीक है, अब वो क्या है, वो जो इन्फॉर्मेशन गूगल ने उसको दी वो उसको टीपीएस में सेव हो गई। तो जब भी कंपनी को लगेगा कि हाँ, तो वो आपको है ना गूगल के थ्रू उसका नोटिफिकेशन भेजता रहता है। यानी कि ई कॉमर्स कंपनी को कैसे पता कि आपको क्या कौन सा विज्ञापन क्या दिखाना है, कैसे दिखाना है? मैं अपनी एग्जांपल मैं पर्सनली बात करता हूँ। तो मैंने क्या करा, मैंने अपने लैपटॉप से वॉशिंग मशीन को सर्च किया। मैंने एक वॉशिंग मशीन को परचेज करना था। तो मैं बता रहा हूँ, लिटरली आज 3 महीने हो चुके हैं। मैंने वॉशिंग मशीन फिजिकली परचेज कर लिया, वो एक अलग चीज़ है। आज 3 महीने हो चुके हैं, लेकिन 3 महीने उस दिन से लेकर आज तक लगातार मैं किसी भी वेबसाइट पे जाऊं, मुझे एलजी वॉशिंग मशीन्स के विज्ञापन बार बार दिखाए जा रहे हैं। क्या एलजी विज्ञापन या एलजी वाले ये विज्ञापन खुद दिखाते हैं? जी हाँ, वो विज्ञापन खुद ही दिखाते हैं, लेकिन थ्रू द गूगल। अब गूगल ने मेरी इंफॉर्मेशन ली और एलजी को ट्रांसफर करी। एलजी के टीपीएस में वो सिक्योर है। अब गूगल मुझे बार बार वो विज्ञापन एलजी के बिहाफ पे दिखा रहा है। ठीक है भाई। तो बिजनेस के अंदर जो इंफॉर्मेशन आई, उस इंफॉर्मेशन को सेव करना, उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना और आवश्यकता पड़ने पर उसको रिट्राइव करने के लिए जिस सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है बिजनेस के अंदर, फिर इसी का यूज करके तो बाद बाहर के लोगों को इन्फॉर्मेशन दी जाती है। तो उस सिस्टम को हम यहाँ पे टीपीएस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, कंपोनेंट कौन कौन से इसके? तो सबसे पहला इसके होता है इनपुट। तो इनपुट किसी संगठन के टीपीएस को बाहरी पार्टियों द्वारा भेजे गए भुगतान या उत्पादों के लिए मूल अनुरोध है। आमतौर पर इसके अंदर जो बिल, कूपन, कस्टम ऑर्डर्स और चालान यानी कि इनवॉइस कह सकते हो आप, ये शामिल होते हैं। यानी कि ध्यान दो, बाहरी पार्टियों द्वारा भेजे गए भुगतान या उत्पादों के मूल अनुरोध। भाई, ऑर्डर मिले हैं, ठीक है, कोई पेमेंट आई है, वो सारी इंफॉर्मेशन कहाँ पे है? इसी ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम के अंदर स्टोर हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, आउटपुट की बात करता है, यानी कि इनपुट मिला उसको, फिर आउटपुट। तो आउटपुट वे दस्तावेज है जो टीपीएस सभी इनपुट्स को प्रोसेस करने के बाद पैदा करता है। यानी कि कंपनी को ऑर्डर मिला, ठीक है, ऑर्डर मिलने के बाद अब वो अलग अलग डिपार्टमेंट्स को ये बताएगा, भाई ये तूने पैक करना है, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीज़ें हैं यार, वो अपने लेवल पे करते हैं। तो ये आउटपुट यानी कि जो टीपीएस सभी इनपुट्स को प्रोसेस करने के बाद उत्पन्न उत्पन्न करता है। उदाहरण के लिए, कंपनी द्वारा अपने नए रिकॉर्ड में संग्रहित रसीदें, ऐसे दस्तावेज लेन देन को मान्यता देने करने में मान्य करने में मदद करते हैं और टैक्स और कई जो है आधिकारिक उद्देश्यों के लिए महत्वपूर्ण संदर्भ विवरण प्रदान करते हैं। आपको लगेगा कि सर ये तो कुछ अलग ही चीज़ है, तो देखो मैं इसको आसान लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ। कंपनी के पास बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स आए इनपुट के रूप में, उनको प्रोसेस करके उनको एक आउटपुट के रूप में यहाँ पे दिया गया, यानी कि अब वो उसको एक प्रॉपर रिकॉर्ड बना के अपने पास रख लेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है भाई भंडारण। तो टीपीएस अब रिकॉर्ड तो बना लिया, ठीक है भाई, हमने यहाँ पे बना लिया, लेकिन उसकी टीपीएस क्या क्या भंडारण, अब उनको स्टोर को भी तो रखना है ना, डाटा को स्टोर करना है। तो डाटा को स्टोर करने के लिए यहाँ पे जो तीसरा कंपोनेंट है वो उसका स्टोरेज कह सकते हो, आप भंडारण कह सकते हो। तो ये सारा का सारा इन्फॉर्मेशन जो डॉक्यूमेंटेशन है जहाँ पर स्टोर करके रखने हो तो उसको यहाँ पर स्टोरेज कहा गया है। और फिर प्रसंस्करण प्रोसेसिंग प्रणाली। तो क्या होता है भाई, देखिए ध्यान से, प्रसंस्करण प्रणाली यानी कि प्रोसेसिंग जो सिस्टम होता है, तो प्रत्येक इनपुट से गुजरती हुई एक उपयोगी आउटपुट स्थापित करती है, यानी कि उपयोगी आउटपुट को जनरेट करती है। उदाहरण के लिए एक रसीद, ये इनपुट डाटा को रेखांकित करने में मदद करती है और परिभाषित करता है कि आउटपुट क्या होना चाहिए। किसी को यह याद रखना चाहिए कि प्रोसेसिंग के समय किसी संगठन द्वारा उपयोग किए जाने वाले टीपीएस के प्रकार के आधार पर भिन्न भिन्न हो सकती है। ये क्या कहता है भाई, आप जिस तरह का प्रोसेसिंग यूनिट इस्तेमाल यानी कि ट्रांसफर,
प्रोसेसिंग जो भी आपका सिस्टम है, जैसा आप इस्तेमाल कर रहे हो, आपका जो भी सिस्टम है या प्रोसेसिंग है वो उसी के अकॉर्डिंग होगा। क्योंकि देखिए कुछ टीपीएस है ना टेलर मेड होते हैं, कुछ टीपीएस जो है वो कस्टम होते हैं। अब बंदा अगर टेलर मेड का मतलब अपनी ज़रूरत के मुताबिक टीपीएस तैयार, सॉफ्टवेयर वगैरह जो भी प्रोसेसिंग यूनिट वगैरह वो तैयार करवाना, और जो कहा जाए कि भी टेलर मेड उसको कहते हैं। और जो होता है हमारे पास रेडीमेड, उसके अंदर भाई पहले से ही बना बनाया है। जैसे कि मैं टैली का एग्जांपल दूं, टैली भी क्या है, टैली दो तरीके की होती है। एक टैली टेलर मेड होती है भाई, जैसा कंपनी की रिक्वायरमेंट है उसको वैसा टैली सॉफ्टवेयर बना के दे दिया जाता है। और एक हमारे पास टैली रेडीमेड होती है, यानी कि सब उसी का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है भाई। तो जैसा टीपीएस सॉफ्टवेयर या जैसा टीपीएस सिस्टम आप इस्तेमाल करना चाहते हो वैसा आप कर सकते हो, इसमें कोई दुविधा वाली बात नहीं है। पेन कहाँ गया रे? हम्म, मिल गया। ठीक है भाई, तो ये चार कंपोनेंट्स इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपके आपसे क्या इनका मतलब पूछा जाएगा? जी नहीं, मतलब तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन जहाँ तक मुझे अंदेशा है, क्योंकि सिलेबस इतना लंबा चौड़ा है, आपको अगर इनके नाम भी याद होंगे ना तो तब भी आपका काम चल जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता वो ज़्यादा डिटेल में सवाल यहाँ से आपको पूछने की कोशिश करेगा। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलते हैं। कहते हैं ई गवर्नेंस क्या होता है सर? तो ई गवर्नेंस, देखिए, ये सरकारी प्रक्रियाओं और कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी के क्रियान्वयन को दर्शाता है ताकि सरल, नैतिक और जवाबदेही और पारदर्शी शासन हो सके। हम्म, मुझे एक बात बताओ, इंडिया के अंदर आज सारे के सारी सरकारें, किसी भी स्टेट की लगा लो, सेंटर की लगा लो, वो सब कुछ ऑनलाइन करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। सब कुछ क्यों, किस लिए कर रहे हैं? ताकि जो भी गवर्नमेंट प्रोसेस है ना उनको आसान किया जा सके। ठीक है, और उनको सरल बनाया जा सके। इसका मूल उद्देश्य है, तो कहते हैं जो हमारे पास ई गवर्नेंस, इसका मूल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? तो देखिए, राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर पर सभी, यानी कि सरकार की, नागरिकों की, व्यवसायों की आदि के लिए जो भी प्रोसेसेस है ना उनको इजी बनाया जा सके। अब ई गवर्नेंस के जो है या स्मार्ट सरकार की बात करें तो देखिए, ये हमारे पास है ना स्मार्ट, SMART, ये एक टर्म है। ठीक है, यहाँ पे स्मार्ट गवर्नमेंट, तो स्मार्ट को फुल फॉर्म यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लीजिएगा। स्मार्ट यहाँ पे पूछ सकता है, स्मार्ट में एम का मतलब क्या है, स्मार्ट में एस का मतलब, यानी कि ई गवर्नेंस में स्मार्ट में एस का मतलब क्या है, एम का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, आर का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है? तो देखिए, एस का मतलब सिंपल, ये इधर सिंपल। एम का मतलब मॉरल, यानी कि नैतिक। ए का मतलब एक्सेसिबल। आर का मतलब रिस्पॉन्सिव। और टी का मतलब ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा इन बात का कि भी हमारे पास एस का मतलब सिंपल, एम का मतलब मॉरल, ए का मतलब एक्सेसिबल, आर का मतलब रिस्पॉन्सिव और टी का मतलब ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट। ये हमारे पास ई गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है। इसके फायदे क्या होंगे सर? सबसे पहला, भ्रष्टाचार में कमी होगी भाई। सर जी, जो काम पहले सब कुछ मैनुअली होता था अब ऑनलाइन हो जाएगा, तो अब उससे क्या होगा, ई गवर्नेंस आने से वो काम सर ऑनलाइन हो जाएगा और भ्रष्टाचार में कमी आएगी। इसका सीधा सीधा एक एग्जांपल आप डीबीटी लगा सकते हो, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। ठीक है, फिर यहाँ पे हाई ट्रांसपेरेंसी होती है, आपको यहाँ पे मिडिलमैन की जरूरत नहीं है, तो कोई भी काम आप चाहते हो, देखते हो, तो ई गवर्नेंस के कारण या सब कुछ ऑनलाइन होने के कारण ट्रांसपेरेंसी होती है। आपको पता होता है आपका काम जो है पर्टिकुलर क्यों रुका या किस वजह से, क्या प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है। सुविधाओं में, यानी कि जो कन्वीनियंट है, जो सुविधा है लोगों को, वो ज़्यादा होती ई गवर्नेंस की मदद से। कि जो भी कंपोनेंट्स है या डायरेक्ट पार्टिसिपेशन ऑफ जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो कंपोनेंट्स कह लो आप, पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनका डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन यहाँ पे देखने को मिलता है। ओवरऑल कॉस्ट में कमी आती है और सरकार तक पहुंच का विस्तार हो जाता है, यानी कि सरकार जो है ना वो अब हर जगह पे पहुंच पा रही है, क्योंकि पहले एक लोकल बॉडी के पास, एक लोकल पर्सन के पास, एक लोकल आदमी के पास सरकार की पहुंच नहीं होती थी। सरकार तो अपने एनवॉइस के पास सीमित रह जाती थी, वो एनवॉइस के पर्सन वो आगे जाके पब्लिक से डीलिंग करते थे, जिसके अंदर भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा होता था। लेकिन अब ऑनलाइन होने के कारण सरकार सीधा व्यक्ति के घर तक, व्यक्ति के बैंक अकाउंट तक, व्यक्ति की पर्सनल डिटेल तक पहुंच चुकी है भाई। तो ई गवर्नेंस के ही कुछ यहाँ पे बेनिफिट देखने को मिलते हैं। टाइप ऑफ ई गवर्नमेंट, तो यहाँ पे हमारे पास चार तरीके की ई गवर्नमेंट बताई गई है। सबसे पहला, सरकार से नागरिक, सरकार से व्यवसाय, सरकार से सरकार और सरकार से कर्मचारी। ठीक है,
इनके बारे में क्या है मैं नहीं कहूँगा, ये खुद देख लेना क्या होता है ये, ठीक है। अब यहाँ पे कहता है सर जी ई गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स की बताओ, ई गवर्नेंस जो प्रोजेक्ट्स हमारे पास है वो देखिए अलग अलग उसके अंदर क्षेत्रों के अंदर अलग अलग स्टेट्स के अंदर अपने अलग अलग पोर्टल्स तैयार कर दिए गए, अपनी अलग अलग प्रोजेक्ट्स बनाए गए। जैसे राजस्थान के अंदर ई मित्र प्रोजेक्ट है राजस्थान के अंदर, यानी कि जैसे कि हमारे अंदर यहाँ पे अटल सेवा केंद्र है, वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट की एक सुविधा है, तो वैसे ही ई मित्र प्रोजेक्ट्स राजस्थान के अंदर ला दिया गया। ई सेवा प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश का है। आधार कार्ड आपका ये भी एक ई गवर्नेंस का ही पार्ट है। डिजी लॉकर आपका दे दिया गया। भारत बिल पेमेंट सिस्टम ये भी ई गवर्नेंस का प्रोजेक्ट है। पैन कार्ड आपका, पैन कार्ड ही लिख दिया इसने यहाँ पे, पागल, ठीक है। हमारे पास ईपीएफओ सर्विस, ठीक है, जो भी आपके आप देख सकते हो ना, पहले आपका ईपीएफओ में कितना पैसा इकट्ठा हुआ आपको पता नहीं चलता था, लेकिन अब ईपीएफओ की स्पेशल वेबसाइट्स हैं जहाँ से आप इजीली पता कर सकते हो मेरी ईपीएफओ की किस्त अब की बार गई कि नहीं गई, कितना पैसा मेरा कलेक्टेड है, कहाँ कितना ईपीएफ मेरा कटता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे ऑनलाइन मिल जाती है। और पीएम पीएम के वी वाई, ठीक है, ये भी आपकी जो है कि भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के ई गवर्नेंस के प्रोजेक्ट्स के तहत आती हैं, ठीक है। अब सिक्योरिटी मेजर्स क्या होता है, देखिए ई कॉमर्स है सर, जी हाँ ई कॉमर्स है। ई कॉमर्स में सिक्योरिटी को बूस्ट करने के लिए, सिक्योरिटी को बेहतर करने के लिए क्या क्या तरीके अपनाए जाते हैं। सबसे पहला इंक्रिप्शन। मैं ज़्यादा दूर नहीं लेके जाऊंगा आपको, आप अपने व्हाट्सएप पे जाओगे, व्हाट्सएप पे उसमें एक चीज़, एक सेंटेंस लिखा होता है कि भी योर चैट्स आर इनक्रिप्टेड, ठीक है। इनक्रिप्टेड मतलब मान लीजिए पर्सन ए ने पर्सन बी को मैसेज भेजा, तो मैसेज इसने सिंपल लैंग्वेज में लिखा, इसको भी मैसेज बीच में सिंपल लैंग्वेज में मिला, लेकिन बीच में ये मैसेज है ना ऐसे, मतलब किसी और ही कोडिंग में आ जाता है, इसको क्या कहते हैं इनक्रप्शन, यानी कि बीच में कोई भी पर्सन आपकी चैट्स को रीड नहीं कर सकता। तो ई कॉमर्स में सिक्योरिटी को यहाँ पे रखने के लिए जो पर्सन और सर्वर के बीच में जो इन्फॉर्मेशन है सर, और सर्वर से जो है कि भी बैंक, मान लीजिए एक पर्सन है बैंक का इस्तेमाल, बैंक की सर्विस का इस्तेमाल करना चाहिए, तो सर्वर में जो इन्फॉर्मेशन जा रही है, ठीक है, ध्यान दे, वो सर्वर से यहाँ तक इनक्रिप्टेड है और यहाँ से यहाँ तक इनक्रिप्टेड है, बाद में जाके आगे वो डिक्रिप्टेड होती है, यानी कि कंप्लीट सेफ आपकी इन्फॉर्मेशन बीच में रहती है, कोई उसको रीड नहीं कर सकता, ठीक है। फिर कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर का कॉन्सेप्ट नया आ चुका है। इसको यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए मैं अभी स्क्रीन पे लिख रहा हूँ, तो इसी तरीके से स्क्रीन पे यूँ कहा जाए सिग्नेचर करे जा सकते हैं, या फिर कोई नंबर स्पेसिफिक हो सकता है, ठीक है, उसको हम डिजिटल सिग्नेचर, भाई जैसे कि भाई आपका आपने देखा होगा ना सीवीवी, आपके डेबिट कार्ड के पीछे लिखा होता है सीवीवी नंबर, वो क्या है, वो एक काइंड ऑफ डिजिटल सिग्नेचर है। जिसको भी वो मिला, आपके एटीएम का एक्सेस उसको मिल गया समझ लो। नेक्स्ट डिजिटल सर्टिफिकेट्स वगैरह होते हैं, तो वो सब के सब इसके अंदर होते हैं। सिक्योरिटी है भाई, सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए कुछ फीचर्स यहाँ पर इन्हांस तरीके से लागू करे गए हैं। और इसी के साथ मेरे मित्रों जो ई कॉमर्स का जो कॉन्सेप्ट है और ई गवर्नेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास लगभग लगभग हमने यहाँ पे 90% कवर अप कर लिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको इस क्लास से काफ़ी हेल्प मिलेगी, काफ़ी मदद मिलेगी। तो ऐसी ही क्लासेस अगर आप फिर से आगे चाहते रहते हैं या चाहते हैं कि भी हमको मिलती रहें, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें और बने रहिए हमारे साथ। हम ऐसे ही क्लासेस आपके लिए लाते रहते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय श्री राम।